हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ये हॉलीवुड की अब तक की बेहतरीन साइंस फिक्शन मूवी समझी जाती है, जिसमें हमें एक बाप और उसके बच्चों के दरमियान बेपनाह मोहब्बत और किस तरह आखिर एक बेटी अपने बाप के इंतज़ार में अपनी पूरी उम्र गुजार देती है, जो कि किसी दूसरे प्लेनेट पर फंस के रह गया था। और इसके अलावा इस मूवी में साइंस के मतलब भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं आज की इस दिल छू देने वाली कहानी की तरफ। ये कहानी 21वीं सदी के फ्यूचर की है। इस कहानी के मुताबिक ये दुनिया अब रहने के काबिल नहीं रही थी। यहाँ पर पोल्यूशन इतनी बढ़ चुकी थी कि सांस लेना भी इंसानों के लिए मुहाल हो रहा था और बच्चों में कई किस्म की बीमारियां जन्म ले रही थीं। पोल्यूशन की वजह से यहाँ हर वक्त यहाँ मिट्टी के तूफान आते रहते, जिसकी वजह से फसलें बर्बाद होती चली गईं। नाजरीन, इस फिल्म को समझने के लिए चार साइंसी पहलुओं को समझना ज़रूरी होगा। यह है ब्लैक होल, वार्म होल, आइंस्टाइन की थ्योरी, रियलिटिविटी और टेसारेक्ट। तो इस फिल्म का लीड एक्टर कूपर है। कूपर नासा में एक पायलट था, लेकिन एक क्रैश की वजह से इसका कैरियर वहीं पर ख़त्म हो गया था और अब वो खेती बाड़ी करके अपना और अपनी फैमिली का गुजर बसर करता है। कूपर की फैमिली में इसके फादर इन लॉ, बड़ा बेटा टॉम और इसकी लाडली बेटी मर्फ है। मर्फ नाश्ते की टेबल पर अपने बाप को बताती है कि मेरे कमरे में एक भूत है जो मेरी किताबें गिरा देता है। अब इसने मेरा खिलौना भी तोड़ दिया है। मुझे लगता है ये आपका भूत है। कूपर समझाता है कि ऐसी नॉन साइंटिफिक बातों में कोई सच्चाई नहीं होती और कोई भूत भूत नहीं होता। अब मर्फ, जो बिल्कुल अपने बाप की तरह ही कॉपी है, कहती है कि आप तो कहते हैं कि साइंस का मतलब इन चीजों को तस्लीम करना है जो हमें समझ नहीं आती। कूपर कहता है कि अगर इसे साइंस और भूत के दरमियान कोई कनेक्शन जोड़ना है तो वो भूत से डरना छोड़ दे और अपने कमरे में हो रही गैर मामूली चीजों को नोटिस करे और हकीकत तलाश करे। फिर कूपर अपने बच्चों को लेकर पेरेंट्स डे टीचर में जाता है, जहाँ पर इसे बताया जाता है कि इसका बेटा टॉम पढ़ाई में तो ठीक है, लेकिन इतना भी ठीक नहीं कि इसे कॉलेज भेजा जा सके और आखिर में इसे भी तो अपने बाप की तरह खेती बाड़ी ही करनी पड़ेगी। दरअसल अब इस दुनिया का यही दस्तूर है, क्योंकि दुनिया में खाने पीने की कमी हो रही थी और इसे किसानों की जरूरत थी। पर मर्फ की टीचर कूपर को शिकायत करती है कि मर्फ पढ़ाई में तो ठीक है, मगर वो स्कूल में उल्टी सीधी बुक्स लाती है जिसमें अपोलो मिशन यानी नील आर्मस्ट्रॉन्ग के चांद पर उतरने के मिशन के बारे में गुमराह किया जाता है। असल में ये काफी दिलचस्प बात है। जैसे कि आप जानते हैं कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर जाने वाला पहला इंसान था, लेकिन इस बात को बहुत से लोग झूठ भी मानते हैं, क्योंकि ये सारी अमेरिका की साजिश थी ताकि रशिया अपना सारा पैसा चांद पर जाने के लिए लगा दे, जबकि अमेरिका कभी चांद पर गया ही नहीं। और इस मूवी में भी इसी बात को कोट किया गया है ताकि बच्चों की दिलचस्पी साइंस की बजाय खेती बाड़ी में लग सके। लेकिन कूपर को अपोलो मिशन पर कोई शक नहीं था, क्योंकि वो खुद भी नासा में बतौर साइंटिस्ट था। इस बात पर कूपर मर्फ और टॉम की टीचर से झगड़ने लगता है, जिस पर टीचर इसके बच्चों को स्कूल से निकाल देते हैं। फिर एक दिन मिट्टी का तूफान आता है और कूपर घर की सारी खिड़कियां दरवाजे बंद कर देता है, मगर एक खिड़की से कुछ मिट्टी अंदर आ जाती है, जिस पर वो देखता है कि इस मिट्टी से जमीन पर कुछ लाइंस बन गई हैं। मर्फ कहती है ये भूत ने बनाई हैं, जिस पर मर्फ इसे दूसरे कमरे में भेज देता है और खुद इस जगह हो रही अजीब व गरीब चीजों को समझने बैठ जाता है। जिसे ऐसा लगता है कि ये मिट्टी की लाइन किसी भूत की वजह से नहीं बल्कि ग्रेविटी की वजह से बनी है और ये बाइनरी कोड में एक मैसेज है। फिर वो इस मैसेज को डिकोड करता है, जिस पर इसे एक एड्रेस मिलता है, जिसके बाद कूपर अपने बेटी के साथ इस लोकेशन पर जाता है, जहाँ इसे कुछ सिक्योरिटी वाले पकड़ लेते हैं। यहाँ पर कूपर की मुलाकात डॉक्टर एमिलिया ब्रांड से होती है, जो प्रोफेसर ब्रांड की बेटी है, जिसको कूपर पहले से जानता था। और प्रोफेसर के साथ यहाँ पर कुछ और गवर्नमेंट के आदमी भी थे। इस पर कूपर को पता चलता है ये नासा की टॉप सीक्रेट जगह है। प्रोफेसर कूपर को बताता है कि जैसे 7 साल पहले गन्ना की फसल खत्म हो गई और अब इसी तरह अगले 2 साल में छल्ली की फसल भी खत्म हो जाएगी और दुनिया में खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। और जिस बीमारी की वजह से जमीन में फसलें तबाह हो रही हैं, इसी बीमारी की वजह से फिर हवा में ऑक्सीजन भी खत्म हो जाएगी। कूपर जब इस मसले का हल पूछता है तो प्रोफेसर बताता है कि इसका सिर्फ एक ही हल है कि हम जमीन को छोड़कर किसी और प्लेनेट पर हिजरत कर जाएं। कूपर कहता है कि हमारे सोलर सिस्टम के गिर्द ऐसा कोई प्लेनेट नहीं जहां पर इंसानी जिंदगी आबाद हो सके। जिस पर प्रोफेसर की टीम इसे बताती है कि आज से 48 साल पहले प्लेनेट सैटर्न के पास एक वार्म होल नजर आया था। वार्म होल एक ऐसा सुराख है जिसे गुजर कर हम मीलों दूर सफर को चंद मिनटों में ही तय कर सकते हैं, लेकिन वार्म होल अभी सिर्फ थ्योरी पर ही एग्जिस्ट करता है और अभी तक इसके होने का कोई सबूत नहीं। खैर, मूवी के मुताबिक प्रोफेसर बताते हैं कि नासा ने अपनी रिसर्च से पता लगाया है
कि इस वार्म होल की दूसरी तरफ 12 सियारे ऐसे हैं जिन पर जिंदा रहना मुमकिन है, और नासा ने अपने 12 खलाबाजों को इन प्लैनेट्स पर भेजा। हर खलाबाज मुख्तलिफ प्लैनेट पर गया। इन खलाबाजों के पास एक एयरक्राफ्ट, 2 सालों का जिंदा रहने का सामान, और इनका काम था कि ये इन सियारों को चेक करें और इनके बारे में हमें जमीन पर सिग्नल दें, और इसके बाद वो खुद को क्रायो चैम्बर में सुला दें। ये एक तरह का सुसाइड मिशन था, क्योंकि अगर तो प्लैनेट रहने के काबिल है तो तभी नासा इन खलाबाजों के पास जाएगा, क्योंकि नासा के पास हर सियारे पर जाकर खलाबाजों को वापस लाने के जराए नहीं हैं। अब नासा को इन 12 में से 3 प्लैनेट से सिग्नल आए हैं, तो प्रोफेसर कूपर समेत 3 और लोगों को टीम भेज रहा है। लेकिन कूपर की बेटी मर्फ अपने बाप के जाने से बहुत दुखी हो जाती है। तब कूपर इसे अपनी एक घड़ी देता है और इसका टाइम अपनी घड़ी से मैच करके कहता है कि मैं जल्द वापस आऊंगा। लेकिन मर्फ इस घड़ी को फेंक देती है और रोने लगती है, और कूपर अपनी बेटी को रोता बिलखता छोड़कर नासा की टीम के साथ स्पेस में चला जाता है। कूपर के साथ 3 और लोग भी हैं जिनके नाम है रोमनी, डोयल और प्रोफेसर की बेटी एमिलिया ब्रांड। इनके अलावा इनके साथ 2 रोबोट्स भी शामिल हैं। वार्म होल को पार करने के बाद कूपर की टीम देखती है कि यहाँ पर 3 प्लेनेट हैं जो ब्लैक होल के गिर्द इसी तरह चक्कर लगाते हैं जिस तरह जमीन सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है। इन तीनों प्लेनेट में से सबसे ज्यादा नजदीक मिलर का प्लेनेट था। मिलर का प्लेनेट सबसे ज्यादा नजदीक है और सबसे अच्छे सिग्नल भी यहीं से आ रहे हैं। लेकिन मिलर प्लेनेट का मसला यह है कि वो ब्लैक होल के बहुत ज्यादा करीब है, जिसकी वजह से इस पर ग्रेविटी बहुत ज्यादा है, और आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रियलिटिविटी के मुताबिक वक्त की स्पीड ग्रेविटी पर डिपेंड करती है। मिलर प्लेनेट का 1 घंटा जमीन के 7 साल के बराबर होगा। कूपर फैसला करता है कि वो स्पेसशिप को यहीं रहने देगा और रॉकेट के जरिए मिलर प्लेनेट पर जाएंगे। इसके बाद कूपर अपने 2 साथियों और रोबोटिक मशीन के साथ मिलर के प्लेनेट पर पहुंच जाता है, जहां हर तरफ पानी ही पानी था। ये देखते हैं कि यहाँ मिलर का रॉकेट तबाह हो चुका था। अब इस दौरान समंदर की एक बहुत बड़ी लहर आ जाती है, जिस पर कूपर अपने सभी साथियों को शिप में आने का कहता है, लेकिन डोयल वक्त पर पहुंच नहीं पाता और वो पानी में डूब जाता है, जबकि बाकी लोग अपनी स्पेसशिप के साथ वापस जाते हैं। तो इन्हें पता चलता है कि 23 साल का अरसा गुजर चुका है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि मिलर का 1 घंटा जमीन के 1 साल के बराबर है। इसलिए कूपर जब अपने मैसेज चेक करता है तो वो देखता है कि इसका बेटा जवान हो चुका था और इसने शादी भी कर ली थी। फिर वो अपनी बेटी का मैसेज देखता है जो कहता है कि डैड, आपने तो मुझसे वादा किया था कि जब मैं आपकी उम्र की होंगी तो आप वापस आ जाएंगे, पर आप वापस नहीं आए। ये देखकर कूपर रोने लगता है। मर्फ की बात करें तो मर्फ अपने फादर की तरह आज एक साइंटिस्ट बन गई है। इधर कूपर और उसकी टीम मिलर के प्लेनेट के बाद डॉक्टर मैन के प्लेनेट पर जाने का फैसला करते हैं, क्योंकि वो भी नजदीक पड़ता है। जबकि ये डॉक्टर मैन के प्लेनेट पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ का मौसम सर्द था और हर तरफ जमीन और चट्टानों पर बर्फ की चट्टानें पड़ी हुई थी। खैर ये लोग वहाँ एक चैम्बर के पास जाते हैं जहाँ ये डॉक्टर मैन को उठाते हैं। इस प्लेनेट का नाम इसी आदमी के नाम पर था, क्योंकि यही पहला इंसान था जो यहाँ तक पहुंचा था। अब जब कूपर और मैन इस प्लेनेट की सरफेस को देखने दूर जाते हैं तो हमें पता चलता है कि डॉक्टर मैन ने इन्हें झूठा सिग्नल भेजा था ताकि नासा की टीम आकर इसे बचा ले। ये प्लेनेट भी इंसानी जिंदगी के लिए ठीक नहीं है। लेकिन डॉक्टर मैन यहाँ पर कूपर को मारने की कोशिश भी करता है ताकि इसकी स्पेसशिप को लेकर यहाँ से अकेला निकल सके। इधर रोमली के रोबोट में धमाका हो जाता है जिसकी वजह से वो मर जाता है। कूपर एमेलिया को मदद का सिग्नल भेजता है और एमेलिया से जाकर बचा लेती है। इधर डॉक्टर मैन भी अपना एक रॉकेट लेकर स्पेसशिप तक पहुंच गया था, लेकिन डॉक्टर मैन से रॉकेट स्पेसशिप से जुड़ नहीं पाता और वो तबाह हो जाता है। फिर कूपर अपना रॉकेट किसी भी तरह स्पेसशिप से जोड़ने में कामयाब हो जाता है, लेकिन अब ये स्पेसशिप ब्लैक होल की तरफ खींचता जा रहा था। अब इससे पहले कि कूपर भी ब्लैक होल में खींचता, वो रॉकेट से निकलकर वो टेजर नामी एक जगह पर पहुंच जाता है। ये एक ऐसी जगह है जहां वक्त फिजिकल डायमेंशन है। इसके बाद कूपर टेजर में कुछ वक्त गुजारता है जहां वो अपनी बेटी की माजी की यादों को देखता है, और फिर टेजर बंद हो जाता है और कूपर खला में तैरने लगता है। और जब कूपर की आंख खुलती है तो वो खुद को एक हॉस्पिटल में पाता है जहाँ से पता चलता है कि ये एक स्पेस स्टेशन था और अब बच्चे कुछ इंसान इन्हीं स्पेस स्टेशनों में रहते थे। कूपर जमीन के वक्त के मुताबिक 124 साल स्पेस में गुजार कर आया था। और फिर आखिरकार कूपर अपनी बेटी मर्फ से मिलता है जो अब बूढ़ी हो चुकी थी। यहाँ पर दोनों बाप बेटी को देखकर एकदम रोना आ जाएगा जब बेटी बाप से पहले बूढ़ी होकर मरेगी। दूसरी तरफ एमिलिया का बाप प्रोफेसर ब्रांड भी बहुत सालों पहले मर चुका था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।